Hey everyone, welcome to our channel Universal Laws. This is lecture number 4 of our series of CPC. देखिए अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि CPC को किस तरह से आप एक डिफरेंट स्टाइल में डिफरेंट मैनर में पढ़ सकते हैं ताकि CPC को पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए और आपको ईजी भी लगे। हमने सबसे पहले लेक्चर में ये बात डिस्कस की। उसके बाद लेक्चर 1, 2 एंड 3 तीन लेक्चर्स में हम सेक्शन 9 तक कवर कर चुके हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप क्लिक करके सभी प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। एंड आई डू सजेस्ट कि आप सभी लेक्चर्स को प्रॉपर सीक्वेंस में ही देखें। प्लस CPC के अलावा वेरियस अदर सब्जेक्ट्स आर अवेलेबल ऑन आवर चैनल, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एविडेंस एक्ट, मेंस आंसर राइटिंग। सो इन सभी लेक्चर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आज के इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेक्शन 10 रेस सब्जुडाइज एंड सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा। दोनों ही ये जो सेक्शंस हैं दीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस एग्जाम। रेस जुडिकेटा से रिलेटेड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं एज वेल एज डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहाँ से फ्रेम होता है। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड प्रॉपर ध्यान के साथ इसको समझें। सेक्शन 10 जो है वो क्या कहता है, सबसे पहले देखिए हम सेक्शन की लैंग्वेज पढ़ेंगे। नो कोर्ट शैल प्रोसीड, कोई भी कोर्ट प्रोसीड नहीं करेगा विद द ट्रायल ऑफ अ सूट, किसी पर्टिकुलर सूट के ट्रायल के साथ, इन विच द मैटर इन इशू इज ऑल्सो डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू। जो मैटर इन इशू है वो इन अ प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट, किसी प्रीवियस सूट में सेम है बिटवीन द सेम पार्टीज या फिर ऐसी पार्टीज जो कि लिटिगेट कर रही हैं अंडर द सेम टाइटल वेयर सच सूट इज पेंडिंग। यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है अपने बैरक में मार्क करें कि सेक्शन 10 तब अप्लाई होता है जब जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है यदि वो पेंडिंग है इन द सेम और एनी अदर कोर्ट। जिस कोर्ट में आप सब्सिक्वेंट सूट लेकर के आए हैं उसी कोर्ट में यदि प्रीवियस सूट पेंडिंग है या फिर किसी अन्य कोर्ट में जो कि विद इन द लिमिट्स ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड है या फिर गवर्नमेंट के द्वारा कंटिन्यू या एस्टेब्लिश किया जा रहा है। यहाँ से देखिए कुछ की पॉइंट्स को आप अपने बैरक में मार्क करें कि कोई भी कोर्ट प्रोसीड नहीं करेगा किसी ऐसे पर्टिकुलर सूट के साथ जहाँ पर जो डायरेक्ट मैटर इन इशू है वो डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू वो सेम है इन बोथ द सूट, यानी कि जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है एंड जो सब्सिक्वेंट सूट है दोनों में जो मैटर इन इशू है दैट इज सेम, पार्टीज जो है वो भी सेम है या फिर वो लिटिगेट कर रही हैं अंडर द सेम टाइटल। देन ऐसी स्थिति में जो सब्सिक्वेंट सूट है उस सब्सिक्वेंट सूट को कोर्ट प्रोसीड नहीं करेगा। ओके, सेक्शन 10 बेसिकली क्या कर रहा है, स्टे लगा रहा है एक तरह से कि जो सब्सिक्वेंट सूट है उसको फर्दर प्रोसीड नहीं किया जाएगा। तो सेक्शन 10 इज बेसिकली स्टे ऑफ सूट एंड सेक्शन 10 इज कॉल्ड एज रेस सब्जुडाइज। देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सेक्शन 10 किस तरह से अप्लाई होगा। सपोज दिस इज अ पर्सन ए एंड ए क्या करता है, कोई सूट इंस्टीट्यूट करता है अगेंस्ट बी ऑन द ग्राउंड कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रेंट है, सपोज 1000 रुपीज़। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल सपोज ए क्या कहता है कि बी के अगेंस्ट 1000 रुपये का रेंट है मेरा जो कि ड्यू है और उस रेंट की रिकवरी के लिए ए ने सूट इंस्टीट्यूट करा इन कोर्ट एक्स। एक्स कोई पर्टिकुलर कोर्ट है, उस कोर्ट के अंदर ए ने सूट इंस्टीट्यूट किया। ठीक है, लेकिन जो ये पर्टिकुलर सूट है दिस सूट इज पेंडिंग। कोर्ट ने पर्टिकुलर डेट फिक्स कर दी कि इस डेट को हम एविडेंसेस लेंगे और अभी वो सूट पेंडिंग है, कोर्ट ने पूरी तरह से डिसाइड नहीं किया। तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दिस सूट अगर ए क्या करता है बी के अगेंस्ट दोबारा से कोई सूट इंस्टीट्यूट करता है इन कोर्ट एक्स, जिस कोर्ट में पहले से ही सूट पेंडिंग है उसी पर्टिकुलर कोर्ट में अगर दूसरा सूट इंस्टीट्यूट करता है फॉर दिस अमाउंट ऑफ रेंट
इसी 1000 रुपये के लिए अगर दूसरा सूट वो इंस्टीट्यूट करता है कोर्ट एक्स के अंदर या फिर किसी अन्य ऐसे कोर्ट में जो कि गवर्नमेंट द्वारा एस्टेब्लिश्ड है विद इन द लिमिट्स ऑफ इंडिया, देन ऐसी सिचुएशन में जो ये सब्सिक्वेंट सूट फाइल किया गया है बाय ए अगेंस्ट बी, इस सब्सिक्वेंट सूट के ऊपर डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब्जुडाइज अप्लाई होगी एंड कोर्ट जो है इस सब्सिक्वेंट सूट को प्रोसीड नहीं करेगा। इस सब्सिक्वेंट सूट के ऊपर एक तरह से क्या होगा, स्टे लगा दिया जाएगा। ठीक है, देखिए क्योंकि हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि कोर्ट शैल नॉट प्रोसीड, नो कोर्ट शैल प्रोसीड, कि कोर्ट उस सूट के ट्रायल को आगे प्रोसीड नहीं करेगा। ओके, सो होप आपको इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल से समझ आया हो कि सेक्शन 10 किस तरह से अप्लाई होता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन दी गई है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स एग्जाम में भर भर के यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या किसी फॉरेन कोर्ट के अंदर अगर कोई सूट पेंडिंग है देन ऑल्सो क्या सेक्शन 10 अप्लाई होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा नो, द पेंडेंसी ऑफ अ सूट इन अ फॉरेन कोर्ट, किसी फॉरेन कोर्ट में अगर कोई सूट पेंडिंग है देन इट डज नॉट प्रिक्लूड द कोर्ट्स इन इंडिया, तो जो इंडिया के कोर्ट हैं वो बार नहीं है फ्रॉम ट्राइंग द सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन, कि भले ही कॉज ऑफ एक्शन जो है वो सेम है, जो हमने फॉरेन कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट किया उसका जो कॉज ऑफ एक्शन है एंड जो हम इंडिया के अंदर सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, दोनों का जो कॉज ऑफ एक्शन है भले ही वो सेम है, देन इवन द पेंडेंसी ऑफ सच सूट इन अ फॉरेन कोर्ट डज नॉट प्रिक्लूड द कोर्ट्स इन इंडिया, कि जो इंडियन कोर्ट है वो तब भी उस पर्टिकुलर सब्सिक्वेंट सूट को स्टे नहीं करेंगे, सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगा। ओके, सो दिस इज सेक्शन 10। अब देखिए सेक्शन 10 को मैंने क्या किया है आपके लिए, एक तरह से उसके पर्टिकुलर एसेंशियल्स में डिवाइड कर दिया है ताकि आपके लिए इजी रहे, और ये एक तरह के नोट्स हैं जो कि आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं इन चीज़ों को, और या फिर अगर आपको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या अगर आपको पीडीएफ इसका चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो सेक्शन 10 इज रिगार्डिंग, हमने अभी पढ़ा रेस सब्जुडाइज दैट इज स्टे ऑफ सूट। सेक्शन 10 बार्स द ट्रायल ऑफ सूट एंड नॉट द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन जो कि अराइज होता है सेक्शन 10 और सेक्शन 11 में, कि सेक्शन 10 केवल जो सब्सिक्वेंट सूट है उसके ट्रायल को रोकता है, ना कि उसके इंस्टीट्यूशन को। नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो इसका ऑब्जेक्ट है, देखिए जब भी आप कोई पर्टिकुलर प्रोविजन पढ़ते हैं तो आपके माइंड में उस प्रोविजन को पढ़ते समय ये बात ज़रूर आनी चाहिए कि अच्छा ऐसा लिखा गया पर इसका रीज़न क्या है, क्यों ऐसा प्रावधान किया गया। सो जो मेन ऑब्जेक्ट है सेक्शन 10 का, अब देखिए खुद अगर सोचें कि जो हमने अभी इलस्ट्रेशन पढ़ा था रेंट से रिलेटेड, उसमें अगर प्रीवियस सूट के इंस्टीट्यूट होने के दौरान भी अगर ए को अलाउ किया जाता कि ठीक है तुम सेकंड सूट डाल दो, तो ऐसे सिचुएशन में सेकंड सूट भी आ गया, फिर वो थर्ड सूट भी डाल सकता था। तो एक ही पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन को लेकर के फिर तो ये होता कि कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल बहुत सारे सूट डाल देता एंड कोर्ट बहुत ओवरबर्डन हो जाता। ठीक है, तो इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को ही रोकने के लिए सेक्शन 10 बनाया गया। ओके, अब सेक्शन 10 को आप डिफरेंट एसेंशियल पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं सेक्शन 10 को इन डिफरेंट एसेंशियल पॉइंट्स। यस, देयर आर मेन 6 एसेंशियल्स। सेक्शन 10 देखिए कब अप्लाई होगा। सबसे पहले क्या होने चाहिए, 2 सूट होने चाहिए, एक पहला इंस्टीट्यूट किया गया सूट और एक ऐसा सूट जो कि सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूट किया जाता है। दोनों ही सूट के अंदर जो मैटर इन इशू है वो सेम होना चाहिए, पार्टीज दोनों में सेम होनी चाहिए, या फिर उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सूट को कंटिन्यू कर रहे हों या सब्सिक्वेंट सूट फाइल करते हों,
एंड दे मस्ट बी लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, सेम टाइटल के अंदर वो लिटिगेट कर रहे हों। फॉर एग्जाम्पल जहाँ हमने देखा ए ने सूट इंस्टीट्यूट करा अगेंस्ट बी टू रिकवर द रेंट, तो ए ने बी के अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट किया ऑन द ग्राउंड कि ए लैंडलॉर्ड है और वो अपने रेंट को रिकवर करना चाहता है। तो जो उसका सब्सिक्वेंट सूट है, सेकेंड जो सूट है, दैट मस्ट बी ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ सेम टाइटल। जो आपका हक है जिसके बेसिस पे आप सूट कर रहे हैं वो दोनों में सेम होना चाहिए। नेक्स्ट की जो आपका प्रीवियस सूट है वो अभी पेंडिंग होना चाहिए, कोर्ट ने अभी उसे फाइनली डिसाइड नहीं किया। देन यहाँ पर ये भी ज़रूरी है कि द कोर्ट इन विच प्रीवियस सूट इज इंस्टीट्यूटेड, जहाँ पर आपने प्रीवियस सूट इंस्टीट्यूट किया उस कोर्ट का प्रॉपर कंपीटेंट ज्यूरिसडिक्शन भी होना चाहिए कि वो कोर्ट कंपीटेंट है कि वो आपको रिलीफ दे सकता है। जो भी पर्टिकुलर रिलीफ आप क्लेम कर रहे हैं वो रिलीफ उस कोर्ट के द्वारा आपको दिया जा सकता है। सो ये मेन 6 एसेंशियल पॉइंट्स हैं जो कि रेस सब जुडाइस को अप्लाई करने के लिए एसेंशियल हैं। सो होप आपको समझ आ गया होगा कि सेक्शन 10 क्या कहता है। नाउ वी प्रोसीड टू सेक्शन 11 दैट इज रेस जुडिकेटा। सो रेस जुडिकेटा, one of the most important provision of CPC, no court shall try। अब देखिए कंपेयर करें कि सेक्शन 10 और 11 की जो लैंग्वेज है यहीं से क्लियर हो जाता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस। सेक्शन 10 में लिखा था नो कोर्ट शैल प्रोसीड, जबकि यहाँ पर लिखा है कि नो कोर्ट शैल ट्राई, कि कोई भी पर्टिकुलर कोर्ट जो है वो ट्राई नहीं करेगा किसी भी सूट को या किसी इशू को इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हैज़ बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन द फॉर्मर सूट, कि जो फॉर्मर सूट है एंड जो सब्सिक्वेंट सूट है दोनों के अंदर जो मैटर है दैट इज सेम, द मैटर इन इशू मस्ट बी सेम, सेम पार्टीज भी सेम है, दे आर लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल में वो लिटिगेट कर रही हैं, एंड द कोर्ट इज ऑल्सो कॉम्पिटेंट, द कोर्ट मस्ट बी ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन, कि कोर्ट आपको वो पर्टिकुलर रिलीफ दे सकता है जो भी आपके द्वारा क्लेम किया जा रहा है। एंड यहाँ पर लास्ट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि द मैटर हैज़ बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय द कोर्ट। दिस इज अगेन आवर पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन कि जब हमने सेक्शन 10 पढ़ा तो वहाँ पर लिखा है कि द प्रीवियस सूट मस्ट बी पेंडिंग, जबकि यहाँ पर लिखा है कि द मैटर इज हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, कि जो प्रीवियस सूट है वो पूरी तरह से डिसाइड हो चुका है। अब देखिए सेक्शन 11 को भी हम डिफरेंट एसेंशियल पॉइंट्स में ब्रेक कर लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन 11 दैट इज रेस एंड जुडिकेटा। देखिए जब कभी आपको कोई आंसर राइटिंग लिखनी हो तो वहाँ पर आप इस तरह से अपने क्वेश्चन को आंसर को स्टार्ट कर सकते हैं कि रेस जुडिकेटा का जो मेन लिटरल मीनिंग है पहले आप उसको समझाएं कि रेस का मतलब है पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर या डिस्प्यूट, एंड जुडिकेटा मीन्स एडजस्ड और डिसाइडेड, कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर को एडजस्ट या डिसाइड कर दिया गया है, तो दैट इज रेस जुडिकेटा। एंड अगेन फिर आपको सेक्शन 11 का भी ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, एंड सेक्शन 11 के ऑब्जेक्ट को अगर आप ये पर्टिकुलर मैक्सिम्स के साथ लिखेंगे देन इट विल क्रिएट अ मोर गुड इम्पैक्ट ऑन योर एग्जामिनर, कि आपको तीन पर्टिकुलर मैक्सिम्स आप लिख रहे हैं जो कि सेक्शन 11 के ऑब्जेक्ट को समझाती हैं। सो फर्स्ट वन इज नीमो डेबिट विक सुक्सेरी प्रो यूनो एट एडम कॉजा, मीन्स नो मैन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज। ये मैक्सिम आपने पढ़ी होगी जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, एंड कॉन्स्टिट्यूशन में भी पर्टिकुलरली आर्टिकल 20 क्लॉज 2 दैट इज डबल जेओपार्डी जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी इस मैक्सिम का जिक्र वहाँ पर आता है कि किसी भी पर्टिकुलर मैन को एक ही कॉज ऑफ एक्शन के लिए दोबारा से पनिश नहीं किया जा सकता, दोबारा से उसको ट्राई नहीं किया जा सकता। सेकेंड आपका मैक्सिम आती है इंटरेस्ट रिपब्लिक अटसिट फिनिस लिटम, इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट,
कि लिटिगेशंस शुड कम टू एन एंड, देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशंस, अदरवाइज मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशंस की वजह से कोर्ट्स ओवरबर्डन हो जाएंगे। थर्ड आपकी मैक्सिम आती है, दैट इज रेस जुडिकेटा pro veritie occipitor, मीन्स जुडिशियल डिसीजंस मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट। जो भी पर्टिकुलर जुडिशियल डिसीजंस हैं उन्हें एक्सेप्ट किया जाना चाहिए कि अगर एक बार कोर्ट ने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर को डिसाइड कर दिया बाय हियरिंग द पार्टीज ऑन मैरिट्स, अगर कोर्ट प्रॉपर डिसीजन दे देता है देन सच डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट। कोर्ट के ऊपर इतना फेथ जो है वो होना चाहिए। ओके, सो ये था आपके ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। अब हम देखते हैं कि सेक्शन 11 को अप्लाई करने के लिए क्या मेन एसेंशियल पॉइंट्स हैं। सो फर्स्ट वन इज मैटर इन इशू मस्ट बी सेम। यहाँ पर भी क्या होगा, दो सूट हैं, पहले एक सूट इंस्टीट्यूट किया गया, एक दूसरा सूट है, दोनों के अंदर जो मैटर इन इशू है वो सेम होना चाहिए, पार्टीज सेम होनी चाहिए, दे मस्ट बी लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल में वो लिटिगेट कर रहे हो, एंड वो जो कोर्ट है जिसने पहला सूट डिसाइड करा है दैट कोर्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट, उस कोर्ट का कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए कि वो जो सब्सिक्वेंट सूट है उसको भी ट्राई कर सकता हो। लास्ट इज द मैटर इज हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, कोर्ट ने उस पर्टिकुलर मैटर को सुना और फाइनली अपना डिसीजन दे दिया। देखिए इसको भी एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं। वही एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज ए ने बी के अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट किया था इन ऑर्डर टू रिकवर हिज रेंट ऑफ ₹1000। ओके, पर्टिकुलर कोर्ट के अंदर ए ने 1000 रुपये रिकवर करने के लिए सूट इंस्टीट्यूट किया। अब कोर्ट क्या करता है, उसके सूट को डिसमिस कर देता है ऑन द ग्राउंड कि ए एंटाइटल्ड नहीं है, कि ए इज, कोर्ट डिसाइड करता है कि ए इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिकवर दिस अमाउंट ऑफ 1000 रुपीज़। देन ऐसी सिचुएशन में ए दोबारा से इस पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन को लेकर के इन्हीं 1000 रुपये के लिए दोबारा से बी के अगेंस्ट कोई सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता, बिकॉज कोर्ट ने अपने उस पर्टिकुलर मैटर को सुना और फाइनली डिसाइड कर दिया। ओके, हाउएवर ए के पास राइट है कि वो अपील कर सकता है या कुछ अदर राइट्स अवेलेबल हैं, रिवीजन वगैरह, लेकिन दोबारा से कोई सेकंड सूट जो है उसके द्वारा इंस्टीट्यूट नहीं किया जा सकता। सेकंड सूट इज बार्ड बाय रेस जुडिकेटा। ओके, देखिए फिर यहाँ पर आप जब सेक्शन 11 पढ़ेंगे तो आपको टोटल 8 एक्सप्लेनेशंस वहाँ पर देखने को मिलती हैं। एक्सप्लेनेशंस भी इम्पॉर्टेंट हैं। एक्सप्लेनेशंस को याद करने के लिए देखिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन के अंदर कोई ना कोई कीवर्ड को पहचाने एंड जो भी कीवर्ड आपको मिले उस कीवर्ड को आप अंडरलाइन करें, ताकि आपको जब भी याद करना हो तो आप उस कीवर्ड से ही याद रख सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन 1 में क्या था, 2 में क्या था। ओके, सो एक्सप्लेनेशन 1 इज द एक्सप्रेशन फॉर्मर सूट शैल डिनोट a suit which has been decided prior to a suit in question whether or not it was instituted prior thereto। देखिए सेक्शन 11 जब हमने पढ़ा तो वहाँ पर एक टर्म हमने पढ़ी कि जो फॉर्मर सूट है, तो एक्सप्लेनेशन 1 इस फॉर्मर सूट को ही समझाता है कि फॉर्मर सूट का मतलब है एक ऐसा सूट जो कि पहले डिसाइड हुआ, वेदर वो इंस्टीट्यूट पहले किया गया था या बाद में किया गया था इससे लेना देना नहीं है। अगर वो मैटर डिसाइड पहले हो गया है देन इट विल ऑपरेट एज अ फॉर्मर सूट एंड इट विल बार द सेकेंड सूट। नाउ एक्सप्लेनेशन 2, for the purpose of this section the competence of a court shall be determined irrespective of the provisions as a right of appeal। तो यहाँ पर केवल आपको याद रखें कि सेकेंड एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट के बारे में डील करता है। थर्ड एक्सप्लेनेशन इज द मैटर अबव रेफर्ड टू मस्ट इन द फॉर्मर सूट हैव बीन एलिज्ड बाय वन पार्टी एंड ईदर एडमिटेड और डिनाइड एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बाय अदर पार्टी। कि जो हम बार बार बात कर रहे हैं रिगार्डिंग द मैटर इन इशू, सेक्शन 11 में हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि जो मैटर इन इशू है
तो एक्सप्लेनेशन थर्ड इस मैटर इन इशू के बारे में ही क्लियर करता है कि मैटर इन इशू का मतलब है एक ऐसा मैटर जिसको एक पार्टी के द्वारा एलेज किया गया और जो दूसरी पार्टी है उसने या तो उसे एक्सेप्ट करा, एडमिट किया या फिर डिनाई किया। ना एक्सप्लेनेशन फोर, देखिए एक्सप्लेनेशन फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है। एनी मैटर विच माइट और ऑट टू हैव बीन मेड एज अ ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक इन द फॉर्मर सूट, जो आपका फॉर्मर सूट है जो कि डिसाइड हो चुका है, उस फॉर्मर सूट के अंदर अगर आपके पास कोई भी ऐसा ग्राउंड था जिसके बेसिस पे आप अपना डिफेंस कर सकते थे या फिर अपनी कोई प्ली रेज कर सकते थे, लेकिन आपने उस पर्टिकुलर ग्राउंड को नहीं लिया, उस फॉर्मर सूट में नहीं रेज किया, देन ऐसी सिचुएशन में माना जाएगा कि वो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू में था और आपकी गलती है कि आपने उस ग्राउंड ऑफ डिफेंस या ग्राउंड ऑफ अटैक को रेज नहीं किया। सो एक्सप्लेनेशन फोर के साथ आप अपने बैरक में मेंशन करें कि एक्सप्लेनेशन फोर जो है वो बात करता है अबाउट कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। देखिए काफ़ी बार प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है जहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा इज मेंशन्ड इन विच एक्सप्लेनेशन। तो आपको याद रखना है कि सेक्शन 11 की जो एक्सप्लेनेशन 4 है दैट इज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। नेक्स्ट वी कम टू एक्सप्लेनेशन 5। एनी रिलीफ विच इज क्लेम्ड in the plaint which is not expressly granted by the decree shall for the purpose of this section be deemed to have been refused। देखिए अगर आपने कोई पर्टिकुलर रिलीफ कोर्ट से मांगा था, लेकिन आपने प्लेंट में कोई पर्टिकुलर रिलीफ मांगा था लेकिन कोर्ट ने उस रिलीफ के बारे में कुछ नहीं कहा एक्सप्रेसली, मतलब कोर्ट ने उस रिलीफ को दिया नहीं है आपको, देन ऐसी सिचुएशन में माना जाएगा कि उस रिलीफ को कोर्ट के द्वारा रिफ्यूज कर दिया गया है। एक्सप्लेनेशन 6। वेयर पर्सन्स लिटिगेट बोनाफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पब्लिक राइट और अ प्राइवेट राइट क्लेम्ड इन कॉमन फॉर देमसेल्व्स। एक्सप्लेनेशन 6 जो है वो बेसिकली आपका रिलेटेड है विद रिप्रेजेंटेटिव सूट। आगे जब हम ऑर्डर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में कहाँ पर बात की गई है। एंड अगर आपने पहले सीपीसी पढ़ा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि रिप्रेजेंटेटिव सूट किस पर्टिकुलर ऑर्डर के किस रूल में दिया गया है। सो एक्सप्लेनेशन 6 बात करती है जहाँ पर किसी पर्टिकुलर पब्लिक राइट या प्राइवेट राइट के रिस्पेक्ट में लोग क्लेम करते हैं इन कॉमन, then all the persons who are interested in such right shall be deemed to be litigating under this same title। Suppose 4 लोग हैं A, B, C, D एंड इसमें से रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल किया जाता है बाय A ऑन द बिहाफ ऑफ B, C, D, इन्हें रिप्रेजेंट किया जा रहा है। देन ऐसी सिचुएशन में कोर्ट के द्वारा अगर कोई डिक्री पास की जाती है देन सच डिक्री विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल ऑफ देम बिकॉज दे आर लिटिगेटिंग इन कॉमन। Next is explanation 7. The provisions of this section shall apply to a proceeding for execution of decree। Explanation 7 से केवल इतना याद रखें कि section 11 that is res judicata execution proceedings के ऊपर भी अप्लाई होता है। बस इतना यहाँ से आपको याद रखना है। Next is explanation 8. An issue heard and finally decided by the court of limited jurisdiction। अगर किसी लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन के कोर्ट के द्वारा किसी मैटर को हर्ड एंड फाइनली डिसाइड कर दिया जाता है देन इट विल ऑल्सो ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा। तो यहाँ पर आपका कीवर्ड होगा कोर्ट ऑफ लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन। एंड लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन से क्या मतलब है कि जो कोर्ट है उसका जो पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है भले ही वो लिमिटेड है इन द सेंस कि सब्सिक्वेंट सूट को वो डील नहीं कर सकता था, देन ऑल्सो इट विल ऑपरेट एज res judicata because the court was competent to decide the issue। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी एक्सप्लेनेशंस थी वहाँ से आपको क्या करना है, कीवर्ड्स को केवल पॉइंट आउट करना है। एक्सप्लेनेशन 1 में मार्क करें फॉर्मर सूट, एक्सप्लेनेशन 2 में है कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट, एक्सप्लेनेशन 3 इज रिलेटेड टू whether the matter is admitted or denied
एक्सप्लेनेशन 4 में आपको याद रखना है कि एक्सप्लेनेशन 4 गिव्स द रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा. देन योर एक्सप्लेनेशन 5 जो कि बात करता है रिगार्डिंग रिलीफ. एक्सप्लेनेशन 6 में आप लिख सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट. एक्सप्लेनेशन 7 इज रिलेटेड टू एग्जीक्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन 8 आपका बात करता है रिगार्डिंग लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन. इन कीवर्ड्स से केवल आप एक्सप्लेनेशंस को याद रख सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो. अगर आपको पसंद आया है सो डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सभी अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें. एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. स्टे ट्यून्ड विद अस. थैंक यू.